हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपका आज की क्लास में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपकमिंग एग्जाम्स जो हमारे होने वाले हैं, चाहे वो एसबीआई हो, ठीक है, आईबीपीएस हो, आरबीआई हो या एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर के कोई भी एग्जाम हो, उसमें अभी लास्ट ईयर और उससे पहले भी आपसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो होमोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब होमोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, उनकी कैसे अप्रोच डिसाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छे लेवल के हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने मेरी इससे पहले होमोनिम्स की क्लास नहीं देखी हो तो वो उन क्लासेज को देख लीजिएगा एक बार अच्छे खासे तरीके से, ताकि आपको उससे थोड़ा हिंट मिल जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिएगा, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, जैसा मैंने हमेशा आपको बताया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शंस। उसकी डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़िए कि डायरेक्शन कहना क्या चाहती है, उसके बाद आप अपना आंसर बताइएगा। तो चलिए डायरेक्शन हम देखते हैं। इन ईच क्वेश्चन देयर इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रेजेज दैट हाईलाइटेड, ठीक है भाई। हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक पेयर दिया हुआ है वर्ड्स का, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको अच्छे खासे तरीके से, जो कि कैसा है आपके सामने, हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड मतलब ये थोड़ा बोल्ड दिखेगा बाकी सभी कैरेक्टर्स से। फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स और फ्रेजेस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेजेस टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। इन दोनों हाईलाइटेड वर्ड्स के अंदर से आपको एक अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है, जो पूरे के पूरे सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंस दे किसी भी तरह से, या करेक्ट बनाए। देन फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन चूज द बेस्ट वन। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ए से लेकर ई तक, इन सब के अंदर से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट आंसर इसका देता है, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको मिनिमम, हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम आपको 3 सेंटेंस दिखेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम 5 सेंटेंस दिखेंगे यहाँ पर। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 सेंटेंस है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपके पास दो यहाँ पर, एक ए होगा और एक बी होगा, मतलब 2 वर्ड होंगे यहाँ पर, ए और बी हाईलाइटेड। तो आपको सेंटेंस पढ़ते हुए ये पता लगाना है उस ए या बी में से कौन सा एक वर्ड उस पूरे सेंटेंस का फॉर्म करने के अंदर, या सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करने में कौन सा ज़्यादा अच्छे से सूटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसकी क्या ट्रिक होती है, कैसे अप्रोच डिसाइड की जाती है ऐसे क्वेश्चंस की, वो सारी की सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, जब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नन ऑफ दीज आपको नहीं दिया गया है तो आपकी एलिमिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको तुरंत पता लग जाए कि एलिमिनेट किस ऑप्शन को हमें करना है। तो अगर मैं आपसे यह डिस्कस करना चाहूँ तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे को जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनमें से किसका मीन अच्छे से आता है। तो अगर मान लीजिए मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह खुद को ट्रीट करूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये 2 वर्ड सभी को आएंगे, साइट एंड साइट। एक होता है SIT और एक होता है SIGST। इनको होमोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने होमोनिम्स की क्लासेज पहले देखी है, तो उनमें मैंने आपको यही बताया है कि जब कभी भी होमोनिम्स जो होते हैं उनमें वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, ठीक है, उनकी स्पेलिंग में सिर्फ एक आध कैरेक्टर का डिफरेंस होता है, और हिंदी में उनका कंप्लीटली क्या होता है, चेंज होता है। जैसे यहाँ प्रोनाउंसिएशन देखिए लगभग सेम है, ये भी साइट है ये भी साइट है, स्पेलिंग में यहाँ पर TE है, यहाँ GST है, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक होता है SIT और एक होता है SIGST, इसका मीन आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। देखिए SIGHT जो होता है ये हमेशा हिंदी में दृश्यता, या एक इंग्लिश में कहना चाहे तो विजिबिलिटी के तौर पर इसका यूज किया जाता है, जबकि SITE जो होता है इसका मतलब होता है आपके एन एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है, कोई भी ग्राउंड का जो एरिया होता है, ठीक है, जगह के तौर पर, प्लेस के तौर पर SITE का यूज हम करते हैं। और चलिए इस सेक्शन को पढ़ते हैं। It's taken nearly 9 years, but large-scale commercial redevelopment of the World Trade Center site, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो दृश्यता की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है। तो प्लेस की बात हो रही है, तो इस दोनों में से ए और बी में से कौन सा राइट होगा, आपके ए राइट होगा। अरे ये बात अच्छे समझ में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि यहां पर आपको फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये दिया है,
सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये है और थर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये है। तो थर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग जहां कहीं भी थर्ड पोजीशन आपके ए नहीं बन रही उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने यहां पर देखा बी सेक्शन में थर्ड पोजीशन बी बन रही है तो आंसर बी हो नहीं सकता, तो इस कारण से हमने जहां थर्ड पोजीशन बी है उसको हमने हटा दिया है। बाकी सभी में देखो यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है और यहां भी ए है, तो ये चारों नहीं हटेंगे, इसे कहा जाता है एलिमिनेशन पावर। फिर हम फर्स्ट में देखेंगे, So tonight we are respectfully asking the candidates to try to put aside the talking points he says। अब मुझे ये बताइए, अगर आप कैंडिडेट से आस्क करोगे, कोई भी चीज पूछोगे, तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे अच्छे से बताइए वो रेस्पेक्टफुली पूछोगे, रेस्पेक्टिवली पूछोगे, उसके संदर्भ में पूछा जाएगा या आदर देते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए आप कैंडिडेट से पूछोगे। तो ऑब्वियसली सी बात है यहां पर रेस्पेक्टफुली के तौर पर आंसर निकलेगा, तो यहां भी ए वाला सेगमेंट आपके राइट हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जिस कभी भी यहां पर पांचों ऑप्शंस के अंदर जहां भी आपको ए नहीं दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, उन्हें हटा दीजिए। देखिए यहां बी दिख रहा है तो ये हट जाएगा, यहां भी बी दिख रहा है तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो ये दोनों हमारे हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन पावर के अकॉर्डिंग तीन ऑप्शंस हमारे साइड में हो चुके हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन क्या हो चुके हैं, बिल्कुल गलत हो चुके हैं। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड के अंदर। अब हमारे को यह ध्यान रखना है कि अगर सेकंड पोजीशन में आपको टर्बिड और टर्गिड का मीन पता है, आपको किसका मीन पता हो, टर्बिड और टर्गिड, तो ऐसी कंडीशन में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो ही आप आंसर सही कर सकते हो। अगर नहीं पता हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फिर क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। तो आपको पता है टर्बिड और टर्गिड का मीन, जिस भी स्टूडेंट को पता है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि टर्बिड का मीन क्या होता है और टर्गिड का मीन क्या होता है। चलिए कमेंट करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जस्ट कमेंट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है टर्बिड और टर्गिड, देखिए स्पेलिंग में अगर TURGID होता है तो GID का मतलब होता है सूजा हुआ, सूजन आ जाती है, ठीक है। स्वलन एंड डिस्टेंटेड और कंजेस्टेड थिंग जो होती है उसके लिए हम टर्गिड का यूज करते हो। यही अगर TURBID होता है तो इसका मतलब होता है अशांत पानी। अशांत पानी का मतलब है कि पानी में बहुत जबरदस्त तरीके से हलचल हो रही हो, भयंकर लहरें चल रही हो, तो उसे बोला जाता है टर्बिड। दैट्स मीन ऑफ ए लिक्विड, क्लाउडी, अपेग्यू और थिक विथ सस्पेंडेड मैटर। आ रही है बात अच्छे समझ में। तो मैंने यहां कहा द रिवर्स बिकम सो टर्बिड होगा या टर्गिड। अब रिवर के अंदर पानी की बात हो रही है तो पानी के लिए हम किसका यूज करेंगे, टर्बिड। तो टर्बिड आ रहा है ए वाले सेगमेंट में या ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाईलाइटेड ए के अकॉर्डिंग। तो यहां होगा द रिवर्स बिकम सो टर्बिड दैट दे टर्न ए चॉकलेट ब्राउन कलर। तो ऐसी कंडीशन में हमारे फर्स्ट सेंटेंस में भी ए राइट हुआ, सेकंड में भी ए और थर्ड में भी ए, जो कि ऑप्शन नंबर ई में हमारे को दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा और ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ चुके होंगे इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके, उनकी क्या अप्रोच होती है और किस तरह से एलिमिनेशन पावर के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो समझ आ गया अच्छे खासे तरीके से। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, 30 सेकंड्स में आपका आंसर बताइए। अप्रोच वही रखना, उसके बाद इसको कंप्लीट, इसका डिस्क्रिप्शन में आपके सामने रखूंगा, इसको डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स, स्टार्ट। वेरी गुड, कमेंट करिए अपने आंसर जो भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज मैंने कहा, आई जस्ट टुक माई शूज ऑफ एट मिड नाइट एंड फाउंड दैट आई हैव लिटिल टर्बिड टॉज या टर्गिड टॉज। तो अभी अभी मैंने बताया था कि मिडनाइट को मैंने मेरे जूते उतारे और मैंने पाया कि मेरे टॉज, ठीक है, पैरों के जो अंगूठे थे उनमें थोड़ी सी क्या आई हुई थी, सोजन आई हुई थी, स्वेलिंग हो रखी थी थोड़ी सी। तो स्वेलिंग के लिए मैंने आपको कौन सा ऑप्शन बताया था, टर्बिड था या टर्गिड था, अच्छे से बताइएगा। तो मैंने आपको बताया था TURGID। जहां कहीं भी GID होता है उसका मतलब होता है आपके स्वेलिंग। तो यहां पर ए वाला रॉन्ग होता है और बी राइट होता है। अब हम ये देखेंगे कि जिस स्टेटमेंट में फर्स्ट पोजीशन बी की नहीं बन रही है उसे हम हटा देंगे। तो यहां पर बी ऑप्शन में देखिए ए आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो ये रॉन्ग होता है।
यहाँ भी ए है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी रॉन्ग होता है, यहाँ भी ए है तो ये भी रॉन्ग होता है। तो देखिए सिर्फ एक वर्ड का मीन पता होने से क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन 3 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 50-50 में। तो ऑब्वियसली सी बात है, हमें पता लग रहा है कि ए और सी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, और दोनों में सेकंड तरह से जो पोजीशन बन रही है वो यहाँ भी बी की बन रही है और यहाँ भी बी की बन रही है। दैट्स मीन यहाँ पर आपके बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्रिज BREACH राइट होगा। ठीक है, देख लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल इफ देयर इज ए स्पेसिफिक ब्रिज ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉज। देखिए एक होता है BREACH और एक होता है BREECH। जो BREACH होता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज का उल्लंघन करना, उसे उंगाल देना, उसे लांग देने को बोला जाता है ब्रिज। तो इसका मीन यहां पर होगा वेदर इट इज ए ब्रिज इन कॉन्ट्रैक्ट और ए ब्रिज इन ए डैम। कभी कभी बांध में या बड़ी बड़ी दीवारों में अगर कोई दरार सी आ जाती है उसे भी क्या बोला जाता है, आपके ब्रिज बोला जाता है। और जो BREECH होता है उसका मतलब होता है पीछे का भाग, दैट्स मीन ओपनिंग एट बैक। याद करो मैंने आपको एक क्लास के अंदर वोकेब में बताया था ब्रिज बर्थ। क्या बताया था? ब्रिज बर्थ। तो BREECH, तो ब्रिज बर्थ जो होता है, ब्रिज बर्थ का मीन होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जनरली मोस्टली टाइम यही होता है कि उसका सिर हेड साइड पहले आता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है, लेकिन कभी कभी अगर उसका बैक पोर्शन पहले निकल कर आए तो उस बर्थ को क्या बोला जाता है, आपके ब्रिज बर्थ। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बी हमारे सामने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सूट हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड। एक बोल रहा है इमिनेंट डोमेन लॉज जनरली अलाउ फॉर द confiscation of private property if taking it is just to serve a large public good। क्लियर? अब एक तो है एमिनेंट और एक है इमिनेंट। देखिए एमिनेंट मीन्स होता है आपके फेमस, एमिनेंट मीन्स क्या होता है, आपके फेमस। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो डोमेन लॉज जो होंगे वो इमिनेंट थोड़े ना होंगे, क्योंकि जो इमिनेंट की स्पेलिंग है IMMINENT। इस इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, तटस्थ, निकट, कोई भी चीज जो अगली होती है उसके लिए हम इमिनेंट का यूज करते हैं। और जो EMINENT होता है इसका मतलब होता है प्रख्यात, प्रसिद्ध जो होती है, जो चीजें बहुत ज्यादा फेमस होती है। प्रख्यात डोमेन लॉज जनरली अलाउ करते हैं किसके लिए? प्राइवेट प्रॉपर्टी की जब्त करने के लिए। आ रही है बात समझ में? कॉन्फिस्केशन मीन्स होता है जब्त करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे सामने हम ए और बी जो दिया हुआ है इसमें से निकटस्थ या एक होता है ना अबाउट टू हैपन डोमेन लॉज होंगे नहीं, तो यहां पर हमारे सामने बी वाला रॉन्ग होता है और ऐसी कंडीशन में यहां ए निकल कर आता है। दैट्स मीन यहां बी राइट है, यहां भी बी राइट है और यहां ए राइट है। तो BBA हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में। दैट्स वाई हमारा आंसर सी होगा और ए हमारा रॉन्ग होगा। तो देखिए एक एमिनेंट जिसकी स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है वो प्रख्यात, एक स्पेलिंग होती है IMMANENT। देखिए इससे इन क्वेश्चन से आपकी वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इस एमिनेंट का मीन तो होता है निरंतर, एग्जिस्टिंग और ऑपरेटिंग विद इन और इनहेरेंट। क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर आपको सेकंड क्वेश्चन में नहीं है? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को और अपना आंसर बताइए जल्दी से। वापस से आपको मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स में आप अपना आंसर बताइएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके जो भी आंसर होंगे वो, और वर्ड मीनिंग हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। वेरी गुड। कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका आंसर है, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या मीन निकल कर आएगा इसका। तो चलिए देखते हैं। वही चीज सबसे पहले देखो कि कौन सा आपको इन सभी हाईलाइटेड के अंदर से कौन से का मीन आपको अच्छे से पता है। एटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, फ्लेयर, फ्लेयर, बियर एंड बेयर। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सभी का मीन पता होगा, लेकिन मैं एक बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लेकर चलता हूं। तो मैं यहां बात करूं तो एक है बियर और एक है बेयर। बियर हैंड्स और बेयर हैंड्स। इन आवर टेक्स्ट बुक्स देयर आर फोटोज ऑफ फिजिशियंस ए सेंचुरी अगो परफॉर्मिंग ऑटोप्सीज विद देयर बेयर हैंड्स होगा या बियर हैंड्स। आपने कभी सुना होगा नंगे पैर, खाली हाथ, तो उसके लिए हमेशा हम बेयर लेग्स
बेयर हैंड्स, इनका यूज करते हैं तो बियर यानी तो भालू होता है यार। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने बेयर BARE हमारा आंसर होगा। अब हमें पता लगा कि थर्ड जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन में बी आपके आंसर होने वाला है। तो हम देखेंगे कि थर्ड पोजीशन में जहां कहीं भी आपको बी नहीं दिखेगा वो आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ ए है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ भी ए है तो ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ भी ए है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में थर्ड पोजीशन में बी सिर्फ सी या ई में है, इन्हीं में से एक हमारा आंसर होगा। फिर हम देखते हैं कि जब सी और ए हम 50-50 में आ चुके हैं तो दोनों में सेकंड पोजीशन एक ही बन रही है। तो हमें ये तो ऑलरेडी पता लग चुका है कि यहाँ पर ए अपनी पोजीशन बनाएगा और बी अपनी पोजीशन नहीं बनाएगा। पढ़ लेते हैं। चार्मिंग एंड ग्रेगरियस विद ए फ्लेयर ऑफ ग्रैंड गेस्चर्स। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो FLAIR जो फ्लेयर होता है इसका मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है? इसका मतलब आपके स्वभाव होता है। और एक होता है FLARE, इसका मतलब होता है चमक होती है, ए सडन ब्रीफ ब्रस्ट ऑफ ब्राइट फ्लेम और लाइट। ठीक है, किसी भी तरह से जो चमक होती है उसे क्या बोला जाता है? फ्लेयर। अब आ जाते हैं हम कि हमें इन दोनों में से एग्जैक्ट आंसर पता लगने पर हमारा आंसर 50-50 में से एक राइट होगा। तो देखिए, थिंकिंग अबाउट द एटेमोलॉजी और एंटोमोलॉजी ऑफ दीज वर्ड्स मेड मी थिंक अबाउट एग्जैक्टली वाई वी एज डिजाइनर्स वर ओरिजिनली इंस्पायर्ड बाय दीज आइडियाज। तो ऐसी कंडीशन में एक होता है एटेमोलॉजी और एक होता है एंटेमोलॉजी। अब एंटेमोलॉजी आपको अच्छे से पता होगा, आपने कभी भी जूलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है एंटेमोलॉजी। दैट्स मीन एंटेमोलॉजी होती है द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जबकि यहां बात हो रही है थिंकिंग अबाउट द एटिमोलॉजी ऑफ दीज वर्ड्स, वर्ड्स की जो ओरिजिन होती है। ठीक है, तो एटिमोलॉजी मीन्स होता है आपके, अच्छे से देखिएगा, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग्स हैव चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री। शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान जो होता है आपके साइंस होती है जिसमें वर्ड्स की स्टडी की जाती है कि शब्द की ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर ए वाला राइट होगा और एंटेमोलॉजी रॉन्ग होगा। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें फर्स्ट पोजीशन ए की बनेगी वो आपके आंसर होगा, और जिसमें फर्स्ट पोजीशन ए की नहीं है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट पोजीशन सी में एक ही बन रही है तो आपका आंसर सी होगा, तो एंटेमोलॉजी। और रही बात फ्लेयर और फ्लेयर की, तो FLAIR जो होता है इसका मतलब होता है स्वभाव। दैट्स मीन एन एप्टीट्यूड और ईगरनेस फॉर समथिंग और ए डिस्ट्रिक्टिव स्टाइल। और FLARE होता है, वो होता है चमक, ए सडन ब्रीफ बर्स्ट ऑफ ब्राइट फ्लेम और लाइट। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को उन्हीं तरीके से आप करिएगा और जो भी आपका आंसर है जल्दी से मुझे बता दीजिए, जो भी आंसर है आप लोगों का 30 सेकेंड से। अब आपको समझ आ चुका होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें किस तरह से आपके किया जाता है। तो जो भी आंसर है बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, बहुत से बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं। चलिए देखते हैं। Anaclet says we are going to surprise some gorilla और gorillas eating breakfast। अब देखिए दो वर्ड है, एक है गोरिल्ला और एक है गोरिल्लाज eating breakfast। अब देखिए गोरिल्ला और गोरिल्ला आपने जनरली सुने होंगे, तो जो GO होता है वो एक अफ्रीकन ऐप होता है। जो बंदर की प्रजाति का जो ऐप होता है अफ्रीकन, उसे क्या बोला जाता है? गोरिल्ला बोला जाता है आपके। जबकि जो GUERILLA होता है ये एक आपने सुना होगा, एक छापामार पद्धति युद्ध होती है। ठीक है, दैट्स मीन ए गोरिल्ला इज ए फाइटर हु इज ए पार्ट ऑफ ए रेबेलियस ग्रुप जो होता था, उसका मतलब होता था जैसे होता था पहले मराठा लोगों के अंदर खूब छापामार पद्धति युद्ध में गोरिल्ला प्रजाति क्या, गोरिल्ला एक तरह से एक युद्ध की नीति होती थी, उसे गोरिल्ला बोला जाता था। तो ब्रेकफास्ट कौन करेगा? गोरिल्ला ऐप करेगा, तो वो यहाँ पर GORI वाला होगा। तो ऐसी कंडीशन में बी राइट होगा। तो यहाँ पर आप ये देखो कि फर्स्ट पोजीशन में जिसमें बी नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगा ऑप्शन। तो यहाँ ए है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम रॉन्ग कर चुके हैं। फिर सेकंड देखिए,
Starbucks announced last summer it would start retailing flavored इंस्टेंस कॉफी या इंस्टेंट कॉफी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉफी जो होती है वो हमेशा इंस्टेंट होती है। इंस्टेंट मीन्स होता है जो तुरंत बनकर तैयार हो जाए, जिसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगे, उसे बोला जाता है आपके इंस्टेंट कॉफी। तो ऐसी कंडीशन में आपके बी ऑप्शन, क्योंकि इंस्टेंस मीन्स होता है आपके उदाहरण। इंस्टेंस मीन्स क्या होता है? उदाहरण। जैसा कि याद दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण, एन एग्जाम्पल और सिंगल ऑकरेंस ऑफ समथिंग और साइट। क्लियर है? और इंस्टेंट मीन्स होता है तुरंत। आ रही है बात समझ? हैपनिंग और कमिंग इमीडिएटली। क्लियर है? तो सेकंड पोजीशन में बी राइट होगा। अब देखो सेकंड पोजीशन में जहां बी नहीं है उन्हें हम हटा देंगे। यहां ए है, यहां भी ए है, तो ये ऑप्शन भी हमारे रॉन्ग हो चुके हैं। तो इसे कहा जाता है एलिमिनेशन पावर, और इसके अकॉर्डिंग अब हम 50-50 में आ चुके हैं। फर्स्ट में हमारा क्या राइट हो रहा था? बी। सेकंड में भी हमारा बी है, तो यहां अब थर्ड में बी और ए में हमें पता होना चाहिए। तो एन इंसीडियस और इनवीडियस न्यू ईमेल वायरस इनफिल्ट्रेटेड हाई प्रोफाइल यूएस कंपनीज थर्सडे। तो देखिए एक होता है इंसीडियस और एक होता है आपके इनवीडियस। तो इंसीडियस मीन्स होता है घातक या कपटी जो होती है कोई भी चीज। देखिए इंसीडियस मीन्स होता है हार्मफुल के तौर पर यूज लिया जाता है। किसके तौर पर यूज लिया जाता है? हार्मफुल इफेक्ट्स के तौर पर। जबकि इनवीडियस जो होता है ये अपमानजनक स्थिति होती है, उसे इनवीडियस बोला जाता है। दैट्स मीन ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन लाइकली टू अराउज एंड और इनक्योर रेजेंटमेंट और एंगर इन अदर्स। ठीक है? तो यहां पर ईमेल वायरस जो होंगे वो हमारे सामने कैसे होंगे? घातक होंगे। दैट्स मीन इंसीडियस होगा, हार्मफुल होगा। ठीक है? तो इनवीडियस यहां पर किसी भी तरह से हमारा आंसर नहीं होगा। तो थर्ड सेंटेंस की पोजीशन के अकॉर्डिंग ए राइट होगा। तो ए हमारे थर्ड पोजीशन ई में बन रही है। दैट्स मीन हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई होगा, ना कि डी होगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे खासे तरीके से। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वापस से आपको मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। 30 सेकेंड्स में आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। आई होप अब आपको समझ आ चुका है, तो आप ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वेरी गुड। जो भी आपका आंसर है वो कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे इसे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। द अल्टरनेटिव और अल्टरनेट जर्सी विल हैव एन इंटरलॉकिंग एचडी ऑन द लेफ्ट चेस्ट। ठीक है? देखो जर्सी की बात हो रही है, इंटरलॉकिंग की बात हो रही है। किस पर इंटरलॉकिंग? लेफ्ट चेस्ट की तरफ। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन के अंदर इन चीजों को अल्टरनेट किया जाता है या अल्टरनेटिव किया जाता है? बताइए जल्दी से मुझे। तो ऑब्वियसली सी बात है, अल्टरनेटिव होता है एक तरह से एक के बाद एक। ठीक है? ऑकर इन टर्न रिपीटेडली, चेंज रिपीटेडली बिटवीन टू कंट्रास्टिंग कंडीशंस। एक के बाद एक होता है ना, अल्टरनेटिव क्लासेज लगती है। तो यहाँ जर्सी की बात हो रही है, और कोई भी पहनने के आउटफिट्स जो होते हैं हमारे को, उसको अगर इंटरलॉक करेंगे तो वो अल्टरनेट किया जाता है। करते ना हम भाई साहब, हमारी जींस अल्टरनेट कर दो। तो अल्टरनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कपड़ों की बात हो रही है, तो बी राइट होगा और ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स मीन अल्टरनेटिव जो होता है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव होता है एक के बाद एक। तो यहां पर देखो फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन किसकी बन रही है? आपके बी की बन रही है। किसकी बन रही है? बी की। तो फर्स्ट में आप देखो जिसमें बी नहीं है ना उसको हटा दीजिए। तो यहां पर ए दिया हुआ है तो ये बिल्कुल हट जाएगा, बाकी हमारे आंसर्स हो सकते हैं। फिर सेकेंड देखते हैं। द करंट काउंसिल विल फॉर्मली और फॉर्मली डिसबैंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। भाई जो करंट काउंसिल है, ठीक है, वो कुछ ही अगले आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर औपचारिक रूप से क्या हो जाएगा? डिसबैंड हो जाएगा। ठीक है? तो डिसबैंड देखिए फॉर्मली मीन्स होता है पूर्ववर्ती, जो चीज पहले से हो उसे बोला जाता है आपके फॉर्मली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे फॉर्मली बोला जाता है। जैसे होता है ना फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। जबकि औपचारिक रूप से कोई चीज डिसबैंड होगी तो वो फॉर्मली होगी। तो इसलिए यहां ए रॉन्ग होता है हमारा और बी राइट होता है। अब हम देखेंगे सेकंड पोजीशन में जिसमें बी नहीं आ रहा उसे हम हटा देंगे। तो यहां पर ए है तो ये ऑप्शन भी हमारा हट चुका है। अब हम आ चुके हैं 3 के अंदर, क्योंकि यहां बी है, यहां बी है, यहां बी, यहां बी। अब इनमें से हमें एक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर पता लगेगा। देखिए इसमें थोड़ा एक टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है कि यहां भी ट्रिपल बी है और यहां भी ट्रिपल बी है। हम इसको एक काम करते हैं, यहां पर ए पोजीशन ही रख देते हैं।
ठीक है, तो उसको हम वैसे ही क्या कर देते हैं, रोंग कर देते हैं। अब आ जाते हैं BBA और BBB। देयर रिपोर्ट वॉज टाइटल और एंटाइटल्ड यूरोजोन थिंकिंग अनथिंकेबल। तो यहां पर देखिए एक है टाइटल्ड और एक है एनटाइटल्ड। टाइटल्ड और एनटाइटल्ड में क्या डिफरेंस होता है अच्छे से समझिएगा। देखिए एनटाइटल मीन्स होता है आपके गिव समवन ए लीगल राइट और ए जस्ट क्लेम टू रिसीव और डू समथिंग, और टाइटल्ड होता है ऑफ ए पर्सन हैविंग ए टाइटल इंडिकेटिंग हाई सोशल और ऑफिशियल रैंक। तो देखिए रिपोर्ट को कभी भी आपको ध्यान रखना हमेशा टाइटल्ड किया जाता है, ना कि एंटाइटल्ड किया जाता है। तो रिपोर्ट टाइटल्ड होगी तो यहाँ पर ए हमारा राइट होगा। तो ऐसी कंडीशन में थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ए यहाँ पर सी ऑप्शन में राइट हो रहा है, तो हमारा आंसर सी होगा और ई बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो देखिए इसी तरह से मैं आपके लिए टाइम टू टाइम आरसी से रिलेटेड भी हम पैसेज भी अब करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको यहाँ पर डेली रूटीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ कहीं भी आप कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जैसे मैंने 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ करा दिए हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिएगा बैंकर्स नहीं तो डिस्कशन के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, आप उसको जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, उससे जुड़िएगा। वहां पर आपको इसी तरह से आज की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो आपको वहां पर मिलेगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव